प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि मांग में परिवर्तन होता है और पूर्ति स्थिर रहती है तो क्या होता है, और अगर पूर्ति में परिवर्तन होता है और मांग स्थिर रहती है तो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मांग और पूर्ति दोनों में साथ साथ परिवर्तन होता है तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, मांग और पूर्ति में जो परिवर्तन साथ साथ होगा वो दो प्रकार से होगा, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। तो आज हम लेंगे मांग और पूर्ति में साथ साथ वृद्धि होने पर संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा, इसको समझना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोर्ड्स में आते इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं और हर एक सेट में एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखना तो लिख लीजिए, मांग और पूर्ति में साथ साथ परिवर्तन होने पर संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से बताइए। ओके, अब मांग और पूर्ति में मांग और पूर्ति में एक साथ जो परिवर्तन होता है उसके दो पार्ट जो मैंने बताए कि एक होगा वृद्धि और एक होगा कमी। तो वृद्धि को हम लेते हैं, तो पहले लेते हैं मांग और पूर्ति में साथ साथ वृद्धि। तो मांग और पूर्ति में साथ साथ जो वृद्धि होती है वो 3 प्रकार से होगी। पहला, मांग में भी वृद्धि होगी, पूर्ति में भी वृद्धि होगी, लेकिन मांग में जो वृद्धि होगी वो पूर्ति से अधिक होगी। दूसरा क्या है, मांग में भी वृद्धि होगी, पूर्ति में भी वृद्धि होगी, लेकिन पूर्ति में वृद्धि मांग से अधिक होगी। और तीसरा क्या है, जितनी मांग में वृद्धि होगी उतनी पूर्ति में वृद्धि होगी। ये 3 कंडीशंस है। तीनों कंडीशंस में आप आइए देखते हैं रेखा चित्र में क्या होता है। तो पहला क्या है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। व्हाट? डिमांड इंक्रीजेस एट मोर देन सप्लाई। सेकंड वन, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। व्हाट? सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड। एंड थर्ड वन इज when demand increases supply also increases. What? Demand increases equal to supply, or we can say that demand and supply increases in the same rate या equal proportion. तो चलिए पहले फिगर को देखते हैं। यहां पे देखिए, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मांग वक्र पूर्ति वक्र को यहां पे काट रहा है। अब देखिए यहां पे जो वृद्धि हुई है, ये देखिए डिमांड में यहां से बढ़ के डी, ये जो डी है इसको बढ़ा के नया वक्र बन गया D1 और D1। अब देखिए यहाँ पे कितने वृद्धि है, बहुत ज्यादा वृद्धि है ये। और यहाँ पे साथ में देखेंगे सप्लाई में वृद्धि, सप्लाई में देखिए कितनी कम वृद्धि है। तो जब मांग में भी वृद्धि करी, पूर्ति में भी वृद्धि करी, लेकिन जब मांग में ज्यादा वृद्धि करी तो जो संतुलित कीमत है वो P से बढ़कर P1 हो गई और क्वांटिटी Q से बढ़कर Q1 हो गई और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो EP1 बन गया। अब दूसरी सिचुएशन है फिगर बी में, ये फिगर सी है। यहां पे देखेंगे कि डिमांड में भी वृद्धि हो रही है, यहां पे देखिए, और सप्लाई में भी वृद्धि यहां पे हो रही है, लेकिन सप्लाई में जो वृद्धि है वो डिमांड से क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल फिगर से स्पष्ट है। तो नया जो वक्र बनेगा यहाँ पे, नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा EP1, दिस इज EP, वो बनेगा यहां पर। और यहां पर आप देखेंगे जो प्राइस, संतुलित कीमत जो है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस जो P से कम होकर P1 हो जाएगा और क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी क्या रहेगी, वो बढ़ जाएगी, Q से बढ़कर Q1 हो जाएगी। इसकी तीसरी कंडीशन है कि जब मांग में वृद्धि होती है पूर्ति में भी उतनी वृद्धि होती है। तो यहां पे देखेंगे दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट EP1 और दिस इज EP2, सपोज दिस इज EP2। तो यहां पे देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट P है और क्वांटिटी OQ है। और जैसे देखिए हमने जितनी पूर्ति में वृद्धि करी उतनी मांग में वृद्धि हुई, तो क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो बढ़ गई, यहाँ पे Q1 होगी, लेकिन जो प्राइस है वो प्राइस में कोई भी अंतर नहीं पड़ा। तो ये 3 कंडीशन है बच्चों, 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि मांग में भी परिवर्तन होता है और पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, लेकिन मांग में जो परिवर्तन होता है और पूर्ति में परिवर्तन होता है, हमने अभी वृद्धि करी और उसमें क्या होगा कि मांग में भी कमी होगी, पूर्ति में भी कमी होगी। उस स्थिति में भी 3 रेखा चित्र बनेंगे। उसमें क्या स्थिति होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे प्रभावित करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे।